आज का डेट 15 अगस्त 2023 है। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, आज हमारा कौन सा इंडिपेंडेंस डे है? 77th इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अभी हमारे आज़ादी को मतलब 15 अगस्त 2023 का जो आज़ादी का दिन है वो हमारा 76th ईयर कंप्लीट हुआ है, तो ये 77th कैसा हो गया? ठीक है, 76th इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए था। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि पहला इंडिपेंडेंस डे जो है वो जिस दिन इंडिपेंडेंट हुआ उसी दिन हमने मनाया। ठीक है, तो अगर ये बोला जाए कि एनिवर्सरी कौन सी है, 77th मैंने इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी कौन सी है, तो ये हमारा 76th इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी है। लेकिन अगर डे बोला जाए तो डे हमारा कौन सा है? 77th इंडिपेंडेंस डे है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पहला इंडिपेंडेंस डे हमने जब इंडिपेंडेंट हुआ उसी दिन मना लिया। ठीक है, तो साल कितना हुआ इंडिपेंडेंस का? 76। तो 76 तो ऐसे ही हो गया, और जिस दिन ये इंडिपेंडेंस हुआ उस दिन को एक और जोड़ करके 77th इंडिपेंडेंस डे हो गया। इससे हम एक और बात पे पहुंचते हैं कि जब आप क्या मतलब पूरी दुनिया ही बर्थडे मनाती है, ठीक है ना, तो कौन सा बर्थडे मनाते हैं आप लोग? मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 2005 में। ठीक है, कब जन्म हुआ है आपका? 2005 में। या आप लोग 8th में हैं तो 2005 तो थोड़ा ये हो गया, 2010 रख लेते हैं। 2010 में आपका जन्म हुआ है। ठीक है, आप लोग जन्म कब हुआ है? 2010 में हुआ है। ठीक है, तो 2023 में आप कौन सा अपना ये मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे? 2023 में आप अपना 13th बर्थडे मनाते हैं, बर्थ डे ना। ये जो है 13th बर्थडे आपका, ये रॉन्ग है, ये गलत है। सभी लोग मनाते हैं, ठीक है, मैंने भी मनाया वो अपने जीवन काल में। ठीक है, और जो भी आप जिनको भी आप जानते होंगे सभी अपना जो ये होता है उसमें से आप इसको घटा देंगे। 2023 में से 2010 घटा देंगे, ये 13 हो गया, तो आपने क्या किया? 13th बर्थडे मनाया। ठीक है, ये चीज़ गलत है, आपका ये 14th बर्थडे है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलता है कि आपका 13th बर्थडे है, नहीं, ये आपका 14th बर्थडे है। क्यों ये 14th बर्थडे है? क्योंकि पहला बर्थडे जो आपने नहीं मनाया, जो जिस साल आपका जन्म हुआ था, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, तो उस दिन आपका पहला बर्थडे था। ठीक है, अगर हमको मनाना ही है, 13वां ही मनाना है, तो वी विल सेलिब्रेट 13th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, एनिवर्सरी हम लोग साल खत्म होने पे मनाते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ENIVERSARY। ठीक है ना, तो एनिवर्सरी क्या होता है? साल खत्म होने पे मनाते हैं। और डे कब मनाते हैं? जिस दिन से वो डे स्टार्ट हुआ। तो कोई किसी ने नहीं मनाया, लेकिन आपका 2010 में पहला बर्थडे हो चुका है, तो 2010 से आप गिनती करना शुरू कीजिए। 2023 में आपका 14वां बर्थडे होगा। ठीक है, और बर्थ एनिवर्सरी कौन सा होगा? 13th बर्थ एनिवर्सरी होगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो अपने इंडियन सोसाइटी में जो लोग मनाते हैं। इनफैक्ट मैंने वर्ल्ड में भी देखा है कि जितना साल कंप्लीट हुआ उतना ही बर्थडे मनाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उतना बर्थ एनिवर्सरी होता है। बर्थडे कितना होता है उससे एक ज़्यादा होता है। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन भी तो आपका बर्थडे था। ठीक है, आप अगर 13 मार्च 2010 को पैदा हुए हैं तो 13 मार्च 2010 को भी आपका पहला बर्थडे हो गया। ठीक है, लेकिन आपने कब मनाया? 13 मार्च 2011 को पहला बर्थडे मनाया। आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटेन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट पार्ट में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देख लिया कि कैसे क्या है। हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्या देखा है, k = x/y होता है। ठीक है, और इसको हम k को कैसे हम निकाल सकते हैं? x1/y1 = x2/y2, और ये चलता जाएगा इक्वल्स टू ये k के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो k हम क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि हमारा ये जो रेशियो था, x/y का जो रेशियो था, वो हमको सॉल्व होके मिल जा रहा था। ठीक है, आ जाइए सवाल पे। इसमें क्या बोल रहा है कि एक क्लॉक को आप 12 के बजे फिक्स कीजिए। 12 का मैंने उसका जो मिनट हैंड है उसको 12 पे फिक्स कीजिए। तो मान लेते हैं कि हमारा समय हो रहा था सुबह का 9 बजा देते हैं। ठीक है, ये अपना घड़ी है, 9 बजा देते हैं सुबह का। ठीक है ना, ये 9 है, ये 12 है, तो हमने 12 पे फिक्स कर दिया मिनट हैंड को। रिकॉर्ड द एंगल टर्न्ड थ्रू बाय द मिनट हैंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड द टाइम दैट हैज पास्ड इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि आप इसको इतने इतने मिनट पे घुमाते जाइए और एंगल जो भी है उसको आप यहाँ पे लिखते जाइए। ठीक है, तो 15 पे जब पहुँचा तो यहाँ पे क्या था? 0 डिग्री था। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट इसको हम लोग इग्नोर मारते हैं।
जब 9:15 हुआ होगा तब कैसा टाइम दिख रहा होगा हमको, ऐसा दिख रहा होगा। ये उल्टा एरो कैसा आ गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो इनिशियल एंगल से कितना बना, ये 90 डिग्री पे बना, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो इनिशियल से कितना बन गया, ये 180 डिग्री बन गया। तो 90 हमको लिख के दिया, 180 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 45 मिनट्स पे जब लेके गए तो इनिशियल एंगल से कितना बन जाएगा, इनिशियल एंगल से बन जाएगा 270 डिग्रीज। तो ये 270 डिग्रीज यहाँ आ गया, सॉरी, ठीक है। और बोला है 60 मिनट्स पे, तो 60 मिनट पे जब चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, ये ऐसा, ये कितना हो गया, 360 डिग्रीज हो गया। ये हो जाएगा अपना 360 डिग्रीज, ठीक। हमने ये काम, भरने का काम कर लिया। अब टी बाई ए बताइए, क्या बोला हमको, टी बाई ए बताने के लिए। तो टी बाई ए बताने के लिए हमको बोला है, तो 15/90 कितना होता है, 15/575, 56 90, 1/6 आ गया। 30/180, 1/6 आ गया। ये भी 1/6 आ जाएगा, करके देखिए 1/6 ही आएगा, 60 लिख दिया यार। और ये भी 1/6 आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट टी एंड ए, डू द इंक्रीज टुगेदर, ये इंक्रीज हो रहा है, दोनों साथ में इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट तो आ गया, ठीक है। टी बाई ए इज सेम एवरी टाइम, यस, टी बाई ए इज सेम एवरी टाइम। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गया। पहले वाले बात से वो क्या पता चलता है कि दोनों साथ में इंक्रीज हो रहे थे, तो ये डायरेक्ट रिलेशन तो था, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन था कि नहीं, तो हमको ये पता चल गया कि टी बाई ए कॉन्स्टेंट होने के कारण ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक। इज द एंगल टर्न थ्रू बाय द मिनट हैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम दैट हैज पास्ड, यस, सही बात है कि जितना 15 मिनट बढ़ा तो कितना एंगल बढ़ा, 90 डिग्री गया। 30 मिनट पे जब गया तो 180 डिग्री गया। तो वो जो बढ़ा है वो प्रोपोर्शनली बढ़ा है, क्योंकि टी बाई ए कॉन्स्टेंट मिल रहा है हमको। तो ये आंसर इसका यस हो जाएगा। फ्रॉम द अबव टेबल कैन यू सी T1/T2, T1:T2 इक्वल टू A1:A2, T1:T2। अब इसको वैल्यू निकाल के देखिए, T1:T2 कितना आ जाएगा, 15:30 इक्वल्स टू A1:A2, 90:180। तो चूंकि ये कांस्टेंट, मतलब ये T1/A1 इक्वल्स टू T2/A2 था, इसीलिए हमने क्या किया इसको, इससे हमने पिछले क्लास में भी हमने डिराइव करके देखा था कि T1/T2 इक्वल्स टू A1/A2 होगा। और यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखा था कि जो ये दूसरा वाला जो हम डिराइव करके लेकर के आए हैं, ये वाला पार्ट, दिस इज नॉट इक्वल्स टू के, ये के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये हमने ध्यान रखा था और आगे भी हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि T1/T2 जो है वो A1/A2 के बराबर है। A1/A2 जो है वो, ये देखिए दोनों निकाल के उन्होंने दिखा दिया, 1/2 आ गया। इसी से हमें क्या पता चलता है कि T2/T3 इक्वल्स टू A2/A3 एंड T3/T4 इक्वल्स टू A3/A4। मैंने रेशियो को मैं बाई में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। T3:T4 इक्वल्स टू, ठीक, T3। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करना है कि ये जो रेशियो है ये कॉमन नहीं है, ये आपस में जरूर कांस्टेंट हैं लेकिन ये कॉमन नहीं है। मैं उसको आपको एलेबोरेट करके बताता हूँ। T1/A1 या सीधा, ठीक है, ये ठीक है, T2/A2 इक्वल्स टू T3/A3 इक्वल्स टू T4/A4 इक्वल्स टू, ये के बराबर हो रहा था, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है, बहुत इजी था। अब हम इन दोनों को लेकर के, ऊपर वाले पहले दो को लेकर के ये बोल पाए कि T1/T2 इक्वल्स टू A1/A2। छुप तो नहीं रहा, अभी तक तो नहीं छुपा है, ठीक। T1/T2 इक्वल्स टू A1/A2। अब ये दूसरे वाले को लेके बताइए, T1/T3, ठीक है, T1/T3 इक्वल्स टू A1/A3। और आप सेकंड और फोर्थ को लेकर के बताइए, T2/T4 इक्वल्स टू A2/A4, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देने की क्या बात है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या ध्यान देने की बात है, मैं क्यों ये सारा लिख के बता रहा हूँ। ये एक सेक्शन मैंने लिखा, ये दूसरा सेक्शन लिखा, ये तीसरा सेक्शन लिखा। तो ये एट अ टाइम जब ये हम दो को ले रहे हैं, या फिर ये दो को ले रहे हैं, या फिर ये दो को ले रहे हैं, तो ये चीज़
ट्रू हो रहा है एट अ टाइम 2 को लेकर के, लेकिन ये इन जनरल अप्लाई नहीं होता है। यहाँ से हम ये डिराइव नहीं होता है कि T1 बाई T2 जो है इक्वल्स टू A2 बाई A3 हो जाएगा, बिकॉज ये इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि T1 बाई T2 जो है इज नॉट इक्वल्स टू A2 बाई A3। ठीक है, ये इंडिविजुअल पेयर्स में ही ओके हैं, क्योंकि T2 बाई A2 इक्वल्स टू T3 बाई A3 था, इसीलिए हमने T2 बाई T3 इक्वल्स टू A2 बाई A3 लिखा। ठीक है, इन दोनों में चूंकि ये हमको कॉमन मिल रहा था तो हमने ये लिखा, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। T1 बाई T2 इक्वल्स टू A1 बाई A2 और T1 बाई T3 इक्वल्स टू A2 बाई A3, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो ये क्लियर होगा, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल पकड़ा भी है, नहीं तो मैं आपको बोल देता कि आप खुद ही कीजिए। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस में नहीं था। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चीज़। ठीक है, हम क्या करेंगे कि T1 बाई T2 निकालते हैं। ठीक है, T1 बाई T2 कितना है? T1 बाई T2 है 15/30, 15/30 इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, अब T2 बाई T3 कितना है? सॉरी, T1 बाई T3 कितना है? T1 बाई T3 कितना है? T1 बाई T3 है 15/45, 15/45 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि T1 बाई T2 इज नॉट इक्वल टू T1 बाई T3, इम्प्लाइज कि ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। रिलेशन किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा था? T1 बाई A1 इक्वल्स टू T2 बाई A2 इक्वल्स टू T3 बाई A3 इक्वल्स टू T4 बाई A4 इक्वल्स टू K। इसके बीच में रिलेशन था, कॉमन था सब कुछ। ठीक है, ये रेशियो में चल रहा था। हमने पहले वाले 2 को लेकर के ये तो निकाल लिया, और पहला और तीसरा वाले को लेकर के ये निकाल लिया, दूसरा वाला निकाल लिया, है ना। लेकिन इन दोनों में जो निकाला है ये अलग अलग भाई हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इक्वालिटी आप नहीं लगा सकते। ये आपको मैंने यहाँ से करके दिखाया है। ठीक है, ना समझ में आया हो तो एक बार आप इस वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये सवाल लिया था कि ये आप इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ठीक से। ठीक है, क्लियर है? इतना बहुत बेसिक चीज़ था। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप ये वाला आप कर सकते हैं कि ये इसी चीज़ को आप एक्टिविटी को अपना इंटरवल लेकर कर लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का तो खैर दिया ही हुआ है, 5, 10, 20 ऐसा करके आप लेकर के आप खुद ही आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या आ रहा है कि फादर्स एज और मदर्स एज 5 साल पहले, अभी का और 5 साल बाद का। मान लेते हैं एक बच्चा जो है, एक आदमी जो है वो बाप बना 30 साल की उम्र में, और माँ जो है वो माँ बनती है 25 की उम्र में। मान लेते हैं, थोड़ा कम ही रखते हैं, आजकल तो कुछ भी नहीं होता है, 1 आध साल ही अंतर होता है, या जो वाइफ है वो बड़ी भी होती हैं। तेंदुलकर की तो 7 साल बड़ी है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक आदमी फादर कब बनता है? 30 की एज बनता है। ठीक है, और ये 25 की एज बनती है, तो प्रेजेंट एज इनका मान लेते हैं 30 साल है, इनका है 25 साल, मोहतरमा का 25 साल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एज है, अच्छा मैं इसको फादर पढ़ लिया, चलिए कोई नहीं, फादर ही रख लीजिए, हटाइए इसको, फादर ही रख लीजिए। ठीक है, बात एक ही है, आप फ्रेंड को अपने फादर कर दिया। ठीक है, अब ऐसा होता है ना कि 2 फ्रेंड्स होते हैं, वो शादी कर लेते हैं और एक बाप बन जाता है, एक माँ बन जाती है ना। तो मान के चलते हैं कि जो बच्चा है उसकी मम्मी जो है और पापा जो है पहले फ्रेंड रहे होंगे। ठीक है, इसलिए इसने फ्रेंड लिख दिया और ये इसको मदर लिख दिया, लेकिन वो भूल गया कि अब ये फ्रेंड जो है वो एक्चुअली उसका हस्बैंड है, वो फादर बन चुका है। ठीक है, तो हम उसको क्या किया? फादर बना दिया। ठीक है, जस्ट नाम अलग है, कुछ उससे आपका मतलब नहीं होता है, मतलब सवाल को सॉल्व करने में कोई अंतर नहीं आता है। 5 साल पहले भाई साहब कितना एज होगा? 25। मैडम कितना एज होगा? 20। 5 साल बाद कितना होगा? भाई साहब का एज 35 और मैडम का एज कितना होगा? 30। अब ये F/M का रेशियो देखिए, 25/20, 25/20 कितना होता है? 5 जा 5 4 जा, ठीक है, 5 6 जा 5 5 जा, और ये 5 7 जा 5 6 जा। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर ये बढ़ रहा है, F बढ़ रहा है तो M भी बढ़ रहा है, राइट। ये देखिए, ये बढ़ा, ये भी बढ़ा,
तो इनमें हम ये तो बोल सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या ये प्रोपोर्शन में है? उसके लिए क्या होगा, रेशियो कांस्टेंट होना पड़ेगा। रेशियो कांस्टेंट है 5/4, 6/5 और 7/6। रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, तो ये डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। ठीक है। डू एफ एंड एम इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर? बोला यस, ये ट्रू है, यस है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन तो बता रहा है। इज एफ बाई एम सेम एवरी टाइम? नो, मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में जरूर है लेकिन प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है। अब एक और चीज़ कि एट टाइम्स ऐसा भी होता है ना कि डायरेक्ट रिलेशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही मान लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो जब आएगा तब देखेंगे, बट अभी आप मान के चलिए कि डायरेक्ट मतलब ये होगा कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, और प्रोपोर्शन जब बोल रहे हैं तो वो कांस्टेंट रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है ना, रेशियो की हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़े। कैन यू रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर फ्रेंड्स एंड राइट डाउन देयर ऑब्जर्वेशन? तो आप ये करके देखिए, किसी और का फ्रेंड का ले लीजिए, उसका करके देखिए, किसी का भी लेके देखिए। यहाँ से क्या बोल रहा है कि द वेरिएबल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल इंक्रीज मतलब रेशियो में नहीं हो रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, लेकिन रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लाइक उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप और रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ अ ट्री एंड द नंबर ऑफ द लीव्स ग्रोइंग ऑन इट्स ब्रांचेस। थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये बोलना ये चाह रहा है कि हाइट अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ लीव्स बढ़ेंगे उसमें। बट मान लीजिए हाइट पहले इतना था, पहले हाइट इतनी, ऐसा नहीं, पहले बोल लेते हैं ट्री इतना था, हाइट इतना हो गया। ठीक है, लीव्स मान लेते हैं कुछ था इसमें, मान लेते हैं 50 लीव्स था। ठीक है, अभी ट्री का हाइट थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या हो, ट्री का और बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये इसका हाइट अगर डबल हुआ है तो लीव्स भी डबल हुआ। लीव्स हो सकता है कि 150 हो गया हो और ये जब हाइट और डबल हुआ होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए x था इसका हाइट, अभी 2x हो गया, अभी क्या हो गया 4x हो गया। मतलब क्या हो गया, ये इसका दुगुना हुआ, ये इसका दुगुना हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लीव्स जो है वो भी दुगुना होता जाए। लीव्स माने हाइट बढ़ने के साथ लीव्स तो बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि ये रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है। ये डबल हो रहा था, इसको भी डबल होना चाहिए था। ठीक है, और 150 है तो इसको 300 होना चाहिए था, लेकिन मान लेते ये 400 था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आपका दोनों ही साथ में इंक्रीज़ हो रहे हो तो वो प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज़ हो रहे हो। इसकी ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक, चलिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप एक्स एंड वाई इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको करना ये पड़ेगा कि x1 ये x1 वाला है, x1 है, x2 है, x3 है। ठीक है, तो आप के निकाल लीजिए, के निकाल के क्या एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के होता है, इक्वल्स टू एक्स कितना है 20 है और वाई कितना है 40 है, इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, आप ये चेक कर लीजिए, सारा 1/2 है, 17/14 सॉरी 17/34, यहाँ ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, 11 1/2 1/2 1/2 1/2, हाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो क्या है, एक्स बाई वाई 6/4, 6/4 इक्वल्स टू 3/2। तो अब चेक कर लीजिए 3/2 है, ये क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो गया। ठीक है, तो ये पहले ही दिख गया हमको, ये जो है इस रेशियो में नहीं है। ठीक है, इस रेशियो में नहीं है, मतलब ये जो है ये पूरा ही आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, डीपी में नहीं है। ठीक, वैसे करके आप चेक कर लीजिए, उम्मीद आप कर सकते हैं। अब इसमें बोला है कि इस वाले सवाल में कि आपको ये प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम क्या है, टाइम तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम दे दिया है और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट लिखने के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट आप लिखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिए। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि फिल द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड, चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कौन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होता है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो कैसे आप चेक करेंगे, ठीक है, टाइम बाई इंटरेस्ट लेकर के। ठीक है, टाइम बाई इंटरेस्ट आपको ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स और वाई हो गया, टाइम क्या है अपना एक्स है और इंटरेस्ट क्या है, ये वाई है। तो x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है। ठीक है, ये y1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, y3 आ जाएगा। ठीक है, इसको जो भी वैल्यू आएंगे या पुट कीजिए और आप ये निकालिए कि टाइम बाई इंटरेस्ट, आपको रेशियो चाहिए ना, के का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि के का वैल्यू कहाँ से आएगा, टाइम बाई इंटरेस्ट से आएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो है, ये सेम आएगा, लेकिन ये और ये मतलब टाइम और ये यहाँ जो इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा, वो एक सेम रेशियो में नहीं होगा। ये आप कैलकुलेट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होगा। इस पर थोड़ा चिंतन कीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ, जब भी रेशियो होता है हमारे पास,
तो रेशियो में क्या होता है हमारे पास, जब हम रेशियो लिखते हैं x बाई वाई, जब रेशियो लिखते हैं तो उस समय क्या होता है हमारे पास कि ऊपर एक फैक्टर होता है, नीचे एक फैक्टर होता है। ये कांस्टेंट रेशियो में होने के लिए पावर का फैक्टर नहीं आना चाहिए। पावर का फैक्टर जैसे ही आएगा ये हमारा काम बिगाड़ देगा। ठीक है, वो कैसे होता हुआ मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, एक एग्जांपल आएगा या आ गया, आएगा शायद। ठीक है ना, तो आप ये इसमें देखेंगे कि इसमें पावर फैक्टर नहीं था, इस पावर फैक्टर आ रहा था, टाइम का पावर फैक्टर आ रहा था, तो ये चीज़ ये काम को बिगाड़ रहा है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखेंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया वाला एक सवाल है, उसके थ्रू देखेंगे। ठीक है, कि पावर का फैक्टर जो है वो रेशियो को कैसे बिगाड़ता है, और उस बिगाड़ने के कारण क्या होता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं रह जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको पढ़िए, वही चीज़ लिखी हुई जो मैं आपको बता रहा था अभी। अब यहाँ पर क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज 210। 5 मीटर का दाम कितना है, 210 रुपये है। टैबलेट फॉर 2, 4, 10, 13 मीटर्स। ठीक है, तो अब ये देखिए कि आपको क्या दे दिया यहाँ पर कि 2, 4, 5 दिया हुआ है, 10 और 15 ये वाला आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से वो क्या निकल के आ जाएगा, k इक्वल्स टू एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 5/210। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा। इसीलिए k का काम आता है, क्योंकि आप एक बार उस रेशियो को सॉल्व करके रख लेते हैं, उसके बाद आपको रेशियो बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ता है, क्योंकि x1 बाई x2 y1 और y2 में, सॉरी x1 बाई y1 इक्वल्स टू x2 बाई y2 के केस में क्या होगा, आपको बार बार x1 बाई y1 सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप k सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 42, 1/42 आ जाएगा इसका। ठीक है, k का वैल्यू कितना आ गया, 1/42 आ गया। अब देखिए कितना आसान हो गया, k इक्वल्स टू 2/y2 हो जाएगा, इक्वल्स टू k का वैल्यू क्या है, पुट कर देते हैं 1/42, 1/42। ठीक है, तो y2 ये y है ना, ये 42 है। ठीक है, तो y ऊपर चला जाएगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा, तो y2 इक्वल्स टू 42 इंटू 2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 84 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, एक और करके देख लीजिए, कौन सा, 13 वाला करके देख लेते हैं। ठीक है, 13 वाला करके देख लेते हैं ना। ठीक है, वो हमारा k क्या था, k इक्वल्स टू 1/42 इक्वल्स टू 13/y5। ठीक है, y5 इक्वल्स टू 42 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 420 एंड 4 3 126, 420 प्लस 126 546 आ जाएगा। ये y5 इक्वल्स टू 546 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका सॉल्यूशन करके दिया हुआ है, आपको x1 बाई y1 x2 बाई y2 अगर वैसा करना हो, x1 बाई y1 x2 बाई y2 करना वो भी कर सकते हैं, और k लेके करना चाहें तो कर सकते हैं आप इससे बेहतर है कि आप एक बार k लेके कर लीजिए, आपको ये हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें ये था कि जब हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, जैसे इसका वैल्यू कुछ निकाला था ना, कितना निकाला था, 84 निकाला था, 84। ठीक है, तो आप x1 बाई y2 ले रहे हैं ना, ये जैसे ये ले रहे हैं, ये लेकर के हमने ये निकाला, राइट। तो अब ये वाला रेशियो लेकर के 2/84 लेकर के इक्वल्स टू ये वाला निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू 4/y3। बात वही है, बात इसको देखिए, ये काट के वही आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा, 1/42 आ जाएगा। ठीक है, ये y3 कितना आ जाएगा, y3 इक्वल्स टू 4 इंटू 42, 4 इंटू 42, यस, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 4 दूना 8, 168 हो जाएगा ये। ठीक है, y3 वैल्यू कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये करके देख सकते हैं। तो कोई सा भी, आप एक बार आपको रेशियो पता है तो आप के निकाल के सारा सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बोल दिया कि आप रेशियो पता है आपको, आप एक निकालिए और फिर उससे आप बाकी कीजिए x1 y1 यूज़ करके, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर इस वाले लाइन में बोलना चाह रहा है कि आप नोट दैट हियर वी कैन ऑल्सो यूज 2/84, 4/160, 10/420 इन द प्लेस ऑफ 5/2 दो सदस्य। ठीक है, तो इसमें क्या किया, सारा सवाल जो है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 लेकर किया है, हर सवाल ये वाला फॉर्मूला लेकर किया है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमेशा k निकालेंगे और k के हिसाब से सॉल्व करेंगे, अनलेस अनटिल सवाल में ना दिया हो कि भाई आपको x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 लेकर करना है, आप k लेकर के कीजिए। ठीक है, दैट इज़ अ बेटर अप्रोच। एक बार आपने रेशियो निकाल लिया ना, तो बार बार आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर्स हाई कास्ट द शैडो ऑफ 10 मीटर्स। 14 मीटर का पोल है और वो 10 मीटर का शैडो बनाता है। मान लेते हैं एक पोल है, ठीक है, ये पोल है, अरे भाई कैसा बन गया, ठीक है, ये पोल है, ज़मीन पर ये पोल है,
अब ये बोल रहा है कि ये 14 मीटर का, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 14 मीटर की दे रखी है, ठीक है। और हमारे पास एक सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान कुछ यहाँ पर चमक रहे हैं, ठीक। इससे क्या होगा, इसका एक परछाई बनेगा। परछाई क्या होगा, परछाई इसका बनेगा, यहाँ पे परछाई बनेगा ऐसा कुछ। और इसकी ये लंबाई दे रखी है, ये कितना दे रखा है, 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट शैडो ऑफ 15 मीटर। अब इसी बोला है कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, छोटा करता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोई एक पेड़ है, उसका हाइट बताइए जिसका शैडो 15 मीटर का है, ठीक है। हमारे पास कोई एक पेड़ था, ठीक है, ये इसका शैडो बन रहा था 15 मीटर का, 15 मीटर का इसका शैडो बन रहा था, ठीक, कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। ये सूर्य भगवान अपना यहाँ पर है, ठीक है। इसका कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। हमको ये पूछा, ये यहाँ पर क्या हम लिखे, इसकी लंबाई कितनी होगी ये पूछा है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, कोई सा भी आप x मान लीजिए, कोई सा भी y मान लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, रेशियो में है हमेशा ये सेम ही आपको आंसर देगा, ठीक है। मैं वो भी आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा x होना चाहिए, कौन सा y मानना चाहिए, ये किताब ऐसा बताया है। नहीं भी अगर किताब मतलब बताता है, मतलब एग्जाम में तो आपको किताब नहीं बताएगा, दिमाग से ही बताया, किसी को भी x ले लीजिए, किसी को भी y लीजिए, आंसर वही आना है, ठीक है ना, क्योंकि वो रेशियो में बात हो रही है तो ये आता है। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, तो बड़ा कर लें क्या। चलिए ये 14 लिखा हुआ, ये 14 है, ये 10 है, ये x है, ये इसने किसको x मान लिया, इसने लंबाई को x मान लिया। ये 14 मीटर का पोल था ना, तो 14 बाई, अब ये 2 ही में है तो इसमें हमको के निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 से अधिक जब था, जब पिछले वाले कुछ सवाल में क्या था कि 2 से अधिक था ना, तो हम के निकाल के सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर भी के निकाल के आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, बट वो क्या है कि आप के निकालेंगे उससे तो बेहतर है ना कि 2 ही तो है, एक तो आपको रेशियो निकालने में ही चला जाएगा और दूसरा आपको ये, इसमें अलग से के मत निकालिए, चूँकि 2 है तो सीधा वैसे ही कर दीजिए इसको। 14/10 इक्वल्स टू x/15, 14/10 इक्वल्स टू x/15। इसको सॉल्व कीजिए आप, x इक्वल्स टू 14 × 15/10, ठीक है। 5 3 जा 5 2 जा, ठीक, 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है। x इक्वल्स टू 21। तो इस पेड़ का हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा 21, ठीक। इसमें कोई दिक्कत। मान लेते हैं कि आपको ये पता नहीं चल रहा है, ये सीधा सीधी रेशियो से निकाल के दिखाया है, क्या इसमें अलग कर दिया, अच्छा इसमें ये वाला फंडा यूज़ किया, वो आते हैं उस पर, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया, इसमें इसको निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, ये सीधा फॉर्मूला लगाएं, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2, ये आपने फॉर्मूला लगाया और अब इसका हाइट निकल गया, ठीक। अब सवाल को जब आप देखेंगे तब आपको सवाल तो इतना ही लिखा हुआ होगा, है ना, इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है यही लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट लिखा हुआ होगा। तो इसमें हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हम x किसको माने और y किसको माने, राइट। तो आप क्या कीजिए कि हम इसको अब उल्टा मान के करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हाइट शैडो, शैडो का हाइट भाई, ठीक है, कितना है, 10 था और 15 था, ठीक है। ये किसके लिए है, ये ट्री के लिए है, ये किसके लिए, पोल के लिए है, शैडो का हाइट है, ठीक है। एक्चुअल हाइट, एक्चुअल हाइट, एक्चुअल हाइट हमको किसका दिया हुआ है, पोल का दिया हुआ है 14 मीटर दिया हुआ है, तो पोल का दिया हुआ है 14 मीटर, 14 थोड़ा वाई दिख रहा है, ये पोल का दिया हुआ है 14 मीटर का, ठीक है। तो इसका हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग y2 मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें सीधा फंडा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फंडा लगाते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, सीधा फंडा लगाइए, x1/y1 10/14 इक्वल्स टू 15/y2, ठीक है। y2 इक्वल्स टू 15 implies y2 equals to 15 into 14/10, ठीक। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 7 3 जा 21, वही आंसर आ गया। तो आप किसी को भी x मानिए, किसी को भी y मानिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, तो मैं कोई सा भी एक मान लूँ, आप उसके उलट भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। एक चीज़, दूसरा चीज़ यहाँ पर एक और तरीका बताया है, यहाँ पर वो भी देख लेते हैं।
हमने क्या पढ़ा था कि x1 बाई y1 इक्वल्स टू x2 बाई y2, ये पढ़ा था। दिस इम्प्लाइज x1 बाई x2 इक्वल्स टू y1 बाई y2। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि x कौन सा था, x जो था ये हमारा एक्चुअल हाइट था, ये क्या था, ये एक्चुअल हाइट था, एक्चुअल हाइट था। ये क्या था हमारा नीचे वाला, शैडो का हाइट था, शैडो का हाइट था। ठीक है, तो इसने क्या किया कि हम क्या कर रहे थे कि एक्चुअल हाइट अपॉन शैडो का हाइट इक्वल्स टू दूसरे एक्चुअल हाइट इक्वल शैडो का हाइट, एक्चुअल हाइट ऑफ पोल अपॉन शैडो का हाइट ऑफ पोल, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री अपॉन शैडो का हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, ऐसा हमने किया था। अब ये बोल रहा है कि हम इससे हम ये तो लिख ही सकते हैं, इंप्लाइज होना चाहिए, इक्वल टू गलत लिखा हुआ था, इंप्लाइज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इंप्लाइज वाला आएगा, क्योंकि हम इससे ये डिराइव कर रहे हैं। ये इसका क्या मतलब होता है कि हम इससे ये वाला पार्ट डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि चूंकि हम इससे ये लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, एक्चुअल हाइट ऑफ पोल अपॉन एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू शैडो का हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू शैडो का हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, और इसमें क्या कीजिए, अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 बाई x2 नहीं पता है ना, यहाँ पर x नहीं पता है, तो 14 बाई x इक्वल्स टू y1 क्या है 10 बाई 15। यहाँ से भी आप निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू 14 इंटू 15 बाई 10 इक्वल्स टू 21 आ जाएगा। ठीक है, बोथ वेज आपको तीनों तरीका मैंने बता दिया। पहला तरीका जो हमारा x1 बाई x2 इक्वल्स टू y1 y2 था। ठीक है, अब हमारे पास ये डाउट था, हमारे पास अब क्या डाउट था कि हम x किसको माने और y किसको माने। ठीक है, तो नंबर कितने भी हो, ठीक है, x वाले फैक्टर्स कितने भी हो, y वाले फैक्टर्स कितने भी हो, 4 हो 5 हो 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी x मान लीजिए, किसी को भी y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हम इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, इससे में कोई बहादुरी नहीं है। आपको जिसको ठीक लगता है, अच्छा लगता है मानने में, आप उसको मान लीजिए। रैंडमली किसी को भी उठा के आप x मान लीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ में कि जिसको आप x मान रहे हैं ना, वो लाइक माइंडेड होने चाहिए, सारे एक जैसे होने चाहिए। अब कहने का ये मतलब है कि इन्होंने क्या किया, x किसको माना, एक्चुअल वाले को x माना, एक्चुअल हाइट को इसने क्या किया, x माना। ठीक है, तो आप सारे वैल्यूज जिसमें पुट करेंगे ना, x1 x2 x3 x4 सारे एक्चुअली हाइट होने चाहिए। गलती से भी शैडो का हाइट उठा के एक्चुअली मत डाल दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने जैसे सवाल पढ़ा, ये ऊपर सवाल लिखा हुआ था, आपने सवाल पढ़ा और आपने क्या किया, हाँ ठीक है हम ना एक्चुअल हाइट को x मानते हैं। ठीक है, तो 14 बट्टे आपने 10 लिखा, बट्टे 10 नहीं 14, और एक्चुअल हाइट को x मानते हैं तो ये ऊपर लिखा, और y किसको मानते हैं, शैडो वाले हाइट को। ठीक है, अरे यार, एक्चुअल हाइट को हम ऊपर लिखे और शैडो वाले हाइट को नीचे लिख दिए। और दूसरे केस में क्या किए कि ऊपर 15 लिख दिए, नीचे x लिख दिए। अब इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल हाइट था और ये शैडो वाला हाइट था, तो दिस हैज़ टू कम हियर। ठीक है, ये आप गलती ना करें। और ये x जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऊपर लिखना है। क्यों ऊपर लिखना है, क्योंकि x हम क्या है, एक्चुअल हाइट मान रहे हैं। तो जब आप x को एक्चुअल हाइट मान रहे हैं, तो सारे जो यहाँ टर्म होने चाहिए एक्चुअल हाइट ही होने चाहिए। गलत क्या हो गया यहाँ पर कि आपने शैडो वाले हाइट को एक्चुअल हाइट में लिख दिया। ठीक है, अब करेला के साथ रोटी बनाइएगा तो खाने में कैसा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सिंपल ये जो वैसे ही सवाल है उसको हम लोग शायद साइड कर देते हैं। अब देखिए, इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, 12 शीट्स का कितना वेट है, 40 ग्राम है। ठीक है, हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट इतना ग्राम। तो पहले तो इसको यूनिट सेम कीजिए, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, पहला चीज़ तो ये 2.5 किलो को हम क्या लिख सकते हैं, 2500 ग्राम लिख सकते हैं, 2500 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि इसको हम अगर किलो में ले जाते तो 40 को 1000 से डिवाइड करते, तो 40 को अगर 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.04 आएगा। अब 0.04 थोड़ा मतलब कर सकते हैं उसको भी सॉल्व, लेकिन वो थोड़ा ना मतलब अच्छा नहीं दिखता ना, पॉइंट वाला। ठीक है, बिंदु वाला अच्छा नहीं दिखता है, तो आपको ये वाला ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा है कि 2.5 था, kg था, इसको मैंने 2500 ग्राम लिख लिया। ठीक, क्लियर है इतना। तो अब ये गौर कीजिए, अब 12 शीट्स 40 ग्राम, और कुछ सीट्स होगा हमको नहीं पता, उसका 250 ग्राम, सॉरी 250 ग्राम नहीं 2500 ग्राम। ठीक है, 2500 ग्राम। अब हम x किसको माने, जो ये हम माना है इससे हम उल्टा मानते हैं, मतलब ये सही है, मतलब गलत नहीं है, लेकिन हम लोग उल्टा मानेंगे। हम लोग x मानते हैं, किसको मानते हैं, x वेट को मानते हैं, वेट।
ठीक है, डब्ल्यू ही लिख लेते हैं ना, वेट को हम लोग ये मानते हैं। तो हमारे पास क्या था, वेट 40 था x1 और x2 क्या था 2500 ग्राम। और शीट्स कितने थे, शीट्स काउंट, ये हैश जो लगा होता है ना, हैश जो होता है नंबर ऑफ, मतलब इस चीज़ का, इस वर्ड का, इस हैश का मतलब होता है नंबर ऑफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ शीट्स कितने थे हमारे, 40 के कॉरस्पॉन्डिंग 12 शीट्स थे, ये हो गया y1। और y2 हमको निकालना है ना, ये निकालना है। तो इसमें क्या करें, अभी दो ही है, एक रेशियो के लिए एक ये है, तो हम दो है तो सीधा हम के निकालने की जरूरत नहीं है अलग से, यहाँ पर सीधा ये हम लगा देते हैं x1 बाई y1 इक्वल्स टू x2 बाई y2। ठीक है, सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, या फिर इससे हम इसको डिराइव करके x1 बाई x2 इक्वल्स टू y1 बाई y2, इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप निकाल लीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अपना बेसिक फंडा ही फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो x1 कितना है 40/12 इक्वल्स टू 2500/y2, y2 इक्वल्स टू 2500 इंटू 12/40, 0 से 1 0 कट गया, 4 से 1 जा, 4 3 जा, 2500 इंटू 3 कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा। तो y2 की वैल्यू क्या हो गई, अरे यार क्या है ये, y2 इक्वल्स टू 250 इंटू 3 इक्वल्स टू 750। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये 750 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 750। ठीक है, अब ये देखिए, ये x इसको मान के किया था हमने, x किसको मान के किया, हमने 40 वाले को x मान के किया, तो भी हमारा 750 आया, और इन्होंने इसको x मान के किया तो भी इसको 750 आया। ठीक है, अब यहाँ पर k निकालने के लिए बोला है, k निकालिए, और फिर आपका k निकाले क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शीट्स अपन वेट ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा 12/40, ये k निकाला, इसको किसके इक्वल करेगा। ठीक है, हमको क्या पता है कि x बाई वाई इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू इन्होंने निकाल ली, k की वैल्यू कितना है 3/10 है। ठीक है, और दिस इज इक्वल्स टू, इसको क्या किया है ना इन लोगों ने, एक्स वाई का ये है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x इक्वल्स टू के वाई लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि y को ऊपर लेके चला गया, तो हमको क्या पता है, हमको x y निकालना था ना, क्या निकालना था, x ही निकालना था। ठीक है, तो x इक्वल्स टू के कितना आया 3/10 आ गया, और y कितना पता था, y हमको 2500 पता था, 2500 पता था, ये कट गया, तो 250 इंटू 3 बचा, ये कितना हो गया 750 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा दिया हुआ, अगर इन्होंने ऐसा बोला है कि आप के लेकर कीजिए, के का फैक्टर कहाँ काम करेगा, जहाँ पर 2 से अधिक होंगे, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, तो आप के निकालिए, जैसे ये के निकाला है ना, के निकाला है, उस के को क्या किया है इसमें निकालने में यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो जब 2 ही दिए हों तब आप के मत निकालिए। ठीक है, अगर लिखा हुआ है सवाल में कि के निकाल करना तो कोई बात ही नहीं है, अगर 2 ही दिया हुआ है तो आप के मत निकालिए, आप सीधा x1 बाई y1 इक्वल्स टू x2 बाई y2 करके निकाल लीजिए। 2 से अधिक दिया हो, 3 4 5 6 10 दिया हुआ हो तो आप के निकालिए x1 बाई y1 करके, या जो भी वैल्यू दिया हुआ है, x5 बाई y5 दिया हुआ तो उससे आप के का वैल्यू निकालिए, क्योंकि रेशियो हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो आप के का वैल्यू निकालिए और वहाँ से आप करते चलिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये देखिए, जब दो फैक्टर था ना हमारे पास, तब ये इतना समय सवाल बन गया। ठीक है, इसको इतना ही जगह लगा सवाल बनने में 2 फैक्टर में, इन्होंने के निकाल के जब किया तो ये देखिए कितना बड़ा बन गया ये सवाल। समझ आ रहा है आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब 2 में दिया हुआ हो, सिर्फ 2 रेशियोज दिए हुए हों, तो आप के मत निकालिए। ठीक है, बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है तो आपको के निकालना पड़ेगा, उसमें फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में 75 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 20 मिनट्स, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइम दिए हुए हैं, 3 टाइम दिए हुए हैं, दिए हुए नहीं है, 2 टाइम ही दिया हुआ है और 2 डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसको ऐसे समझिए कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को हमने x मान लिया, x किसको मान लिया, डिस्टेंस को मान लिया, और टाइम को हमने क्या किया y मान लिया। किसी को भी आप उल्टा भी मान सकते हैं, मैंने इसको माना है। ठीक है, पहला टाइम हमारा 20 मिनट है, पहला टाइम हमारा 20 मिनट है, सॉरी पहला टाइम हमारा 20 मिनट है। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ किलोमीटर होगा जो निकालने बोला है।
दूसरा क्या होगा, 60 मिनट है, ठीक है, सब सेम यूनिट में है, ये आवर में दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे 60 मिनट लें, इसी कॉरस्पॉन्डिंग 60 मिनट में कितना किलोमीटर जाता है, ये 75 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, 250 किलोमीटर जाने के लिए कितना, इसको ये टाइम मिनट में है ना, और ये किलोमीटर में है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अभी आप तो रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो ये मिनट में हो आवर में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिनट में क्या है थोड़ा आसान है कैलकुलेशन में, फिर आवर में ले जाएंगे तो वो डेसिमल में जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया ये 250, और ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ सब क्या है, एक्स के निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर दिए हुए हैं, 2 से ज़्यादा यहाँ फैक्टर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू मान लेते हैं। तो अब 2 से ज़्यादा फैक्टर मैंने क्या बताया, आप के निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, के निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या हो गया, x1 मान लेते हैं, और इसका वैल्यू मान लेते हैं y3 मान लेते हैं, तो तीसरा है इसलिए हम इसको y3 बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकालिए, के निकालिए, के इक्वल्स टू एक्स बाई वाई 75/60 इक्वल्स टू 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 इक्वल्स टू 5/4 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये भी रेशियो हम यूज़ करेंगे, के इक्वल्स टू x1 बाई y1। x1 की वैल्यू पता है हमको क्या, के का वैल्यू कितना है 5/4 है, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। x1 की वैल्यू नहीं पता है और y1 की वैल्यू हमको पता है तो डाल देते हैं, काहे को y1 लिखना है, y1 की वैल्यू क्या है 20 है, 20 है, ठीक। यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकालिए, ठीक है, ये मैं इधर लेके आ रहा हूँ, है ना। x1 इक्वल्स टू 5 इंटू 20/4, कोई दिक्कत, 4 1 जा 4 5 जा 20, ठीक है, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 25। तो ये क्या आ जाएगा, कहाँ गया अपना, x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब सीधा से अब y3 निकालते हैं। y3 निकालने के लिए क्या करना है, वही सेम चीज़, k इक्वल्स टू x3/y3, ठीक है। k की वैल्यू कितना है 5/4, x3 की वैल्यू कितना है 250 किलोमीटर में है, और सॉरी x3 का वैल्यू 250 है और y3 का हमको निकालना है, ठीक है। ये जो मैंने y3 लिखा है वो मैंने ये जो इसके सॉल्यूशन से, मतलब किताब में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे मैंने भिन्न लिखा हुआ है, थोड़ा अलग लिखा हुआ है थोड़ा, ठीक है। तो आप मेरे वाले जो सवाल का ये है उसके हिसाब से फोकस करें, उसके बाद आप ये सवाल पढ़ेंगे तो आपको आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। 250/y3, 250/y3। अब यहाँ से y3 ऊपर चला जाएगा, y3 इक्वल्स टू 250 इंटू 4/5, 5 1 जा 5 5 जा 50, 54 जा 200, ठीक है। तो 200 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 200 मिनट्स। अब इसको आवर में लेके जा सकते हैं आप, सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, राइट, सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, ये 200 मिनट्स आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से अब पहला x4 का वैल्यू क्या हो गया 25 हो गया, और y3 का वैल्यू सॉरी x1 का वैल्यू कितना हो गया 25 किलोमीटर हो गया, y3 का वैल्यू 200 मिनट हो गया। 200 मिनट को क्या लिख सकते हैं, अब इसको 60 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 200/60 कितना होता है, 60 जो कट गया, ये 3 आ गया, ये आ गया आपका ये कितना आ गया 10 आ गया ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 3.33, या ऐसे छोड़िए, ऐसा लिखिए 3 1/3 r, ठीक है। ये एक आंसर हो गया हमारा, ये दूसरा आंसर ये हो गया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व किया है, आंसर मिलाते हैं, 125 आ गया, और ये क्या आ गया 200 मिनट, 200 मिनट 3 आवर 20 मिनट्स हो गया, या फिर क्या लिख सकते हैं आप इसको 3 1/3 आवर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 20 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं, 20 मिनट बाई 60 कितना होता है 1/3 होता है, तो 3 1/3 आवर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व हो गया ये चीज़। चलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, ये मैप वाला सवाल है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, टाटा, सिया।